भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज चर्चा होगी आम आदमी पार्टी के मिस्ट्री थ्रिलर की जो चल रहा है, और उसमें हर घंटे कोई नया कार्यक्रम होता है। साथ में जो इलेक्शंस की गहमागहमी है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हर्ष कुमार जी। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हमारी जो बात संजय जी तय हुई थी वो ये हुई थी कि केजरीवाल ने जो कल बयान दिया था और आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था कि उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब से उसके और अब बाद से तक तो बहुत सारी चीजें बदल गई। बहुत सारा कुछ घटनाक्रम बदल गया। सुबह ही सुबह जो है आतिशी ने जो है एक आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें जो है ये वही पुरानी कहानी कि हमें पुरानी पैसे नहीं, देने की दो नए कोशिश। लोगों के नाम ले लिए उसमें। नहीं, वो तो है, लेकिन उसमें कहानी तो वही थी ना। मेलोड्रामा तो वही है कि साहब बीजेपी वाले हमें कह रहे हैं। देखिए, नहीं, आतिशी उसका और इंटरप्रिटेशन एक और, उसका हाँ हाँ इंटरप्रिटेशन एक ये है कि आतिशी ने खेला कर दिया। खेला हाँ ये कर दिया कि वैसे तो दिखने में तो उसने बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिए, लेकिन साथ में उसने ये संकेत दे दिया कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी। हाँ साथ में ये राघव चड्ढा जो है और ये दुर्गेश पाठक, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, ये भी जाएंगे। ये उसने हिंट दे दिए था। नहीं, इसमें तो क्रोनोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। जो इसमें हम्म। मेन एक्यूज हैं, जिन लोगों ने ये डील कराई, साउथ वाले, वो जो बीच में ये सी अरविंद था इसका सिसोदिया का वो, और विजय नायर, ये सब लोग जो हैं मेन मेन कर्ता धर्ता तो ये थे। बाकी और तो पैसा लेने वाले और साइन करने वाले लोग थे। तो पहले तो ये अंदर गए, फिर जिनके डिपार्टमेंट का मामला था कि साहब आबकारी नीति कौन बनाता है, मनीष सिसोदिया, फिर वो अंदर गए और फिर अब केजरीवाल अंदर गए। तो इनकी एक कहानी और भी थी कि ये सब लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे कि हमें जेल भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। इनका जो इन्होंने कहा वो ईडी ने करके दिखाया। तो अब मुझे लग रहा है कि आतिशी का जो नाम लिया ना कल केजरीवाल ने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का, तो वैसे तो नाम बताते हैं कि पहले से ही था ईडी का उसमें, लेकिन खुद कल केजरीवाल का ये कहना वो और फिर सबसे पहले ईडी। तो हाँ आप ध्यान कीजिए, वो जो सबसे पहला जो विजय नायर का जो इकबालिया बयान है, उसमें भी उसने यही लिखा था कि मैं हाँ हाँ मीडिया का काम करता हूँ और इस, लेकिन उसमें चेंज है। हम्म चेंज ये है कि उसने ये कहा था कि सिर्फ उसने बताया था कि मेरे नाम काम मेरे जिम्मे मीडिया का ये काम है, और हम्म, इस काम को मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूँ। हाँ उसने सारे कामों के लिए नहीं कहा था। हाँ लेकिन हमारे सर जी ने, जानते हो आप, घुंगरू सेठ हो, उन्होंने तो ऐसे बताया जैसे कि वो जानते ही नहीं विजय नायर को। विजय नायर तो केवल उन्हीं का पिट्ठू है दोनों का। हाँ, और वहां कोर्ट में बताऊं, उस समय उसमें कोर्ट में 3 लोग मौजूद थे। हम्म। सुनीता केजरीवाल थी, आतिशी थी और सौरभ भारद्वाज थे। जैसे उन्होंने नाम लिया तो पहले तो आतिशी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा कि हैं ये क्या कह दिया। हाँ, और आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई, 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आतिशी ने, आज सिर्फ 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद जो है सवाल जवाब जो था वो वाला पोर्शन उन्होंने लाइव स्ट्रीम से काट दिया। सवाल जवाब नहीं, आप देखेंगे उनकी चैनल पे जाएंगे तो उसको वो जो लाइव करते हैं तो सवाल जवाब वाला पोर्शन काट दिया। तो उसमें
जो सवाल असली ये था कि भाई आप लोगों का नाम लिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। भाई ये कहते कि हाँ ठीक है, वो हमें वोट करता था, या तो ये कहते, या फिर ये कहते कि नहीं साहब केजरीवाल ने झूठ बोला है। इस सवाल का जवाब तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के सामने नहीं आया कि कल केजरीवाल ने जो आप लोगों का नाम लिया। ऊपर से इन्होंने, मुझे लगता है कि सौरभ और आतिशी ने भी प्लानिंग की होगी कि भाई ये तो हमें, अब हमारा नंबर है तो हम ही क्यों रहे, अब अगली लाइन भी तैयार कर लो अंदर भेजने वालों की तो हम ही क्यों चले, सबके सब चले जब अंदर जाना ही है। और बड़े कॉन्फिडेंस, वैसे दुर्गेश पाठक का नाम आया, दुर्गेश पाठक का समझ में नहीं क्यों नाम आया, किस सेंस ये तो में ये ले एमएलए रहे है ना हैं। कोई, किसका एमएलए है ये? हाँ एमएलए है दुर्गेश पाठक, वो एमएलए है। राघव चड्ढा की जब सीट खाली हुई, ये राजेंद्र नगर वाली, जिससे ये एमएलए था, ये राज्यसभा चला गया, तो वहां उपचुनाव हुआ था, ये दुर्गेश पाठक उसमें जीता था। और ये इससे पहले दुर्गेश पाठक जो है, ये जब भगवंत मान की सरकार भी नहीं बनी थी, लगभग पिछले 5-6 साल से ये पंजाब का काम देखता था सारा, और केजरीवाल को रिपोर्ट करता था दुर्गेश पाठक। बिल्कुल ये छोटा सा वर्कर है पार्टी का जो ऊपर उठ के आया दुर्गेश पाठक, तो उसे इन्होंने एमएलए बना दिया वहां उस सीट से। तो इसमें फर्स्ट लेयर सेकंड को फंसा रही है, सेकंड थर्ड को फंसा रही है। वो एक है ना कि एक जैसे एक वो मार्केटिंग का फंडा नहीं होता संजय जी, कि आप 2 मेंबर हमारे बनवा दो, वो 2 आगे 2 और बनवा दें, 2 और मेंबर बनवा दें, तो इंसेंटिव जो है वो उनको मिलता रहता है टॉप वालों को। तो ये कहानी चल पड़ी। पॉन्जी स्कीम, हाँ। मल्टी लेवल पोंजी मार्केटिंग स्कीम, जिसको बोलते हैं। पोंजी स्कीम, सही कहा आपने। पोंजी स्कीम जो होती है वो पहले बहुत चला करती थी, अब तो बंद हो गई, पहले बहुत चलती थी। तो कुछ ऐसी कहानी चल पड़ी है। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊं कि इस घटनाक्रम से मेरा मानना है कि केजरीवाल को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इससे सुनीता केजरीवाल की जो स्वीकार्यता है पार्टी में वो ज्यादा बढ़ रही है। हकीकत बात यह है कि आतिशी को सीएम के रूप में स्वीकार करना बहुत सारे एमएलए को मंजूर नहीं है। बहुत वो नहीं, जूनियर है वो वैसे वो। जूनियर है, उनका मानना है, उन्होंने इस बात को ही लोग हजम नहीं करते कि कैलाश गहलोत जैसे सीनियर आदमी से ज्यादा डिपार्टमेंट इसके पास है। तो कई लोग तो इस बात को स्वीकार नहीं करते, और एक तरीके से ये डिप्टी सीएम ही है इस समय। अगर आप रैंक के हिसाब से देखें, मनीष सिसोदिया के ज्यादातर डिपार्टमेंट इसी के पास हैं। स्वास्थ्य वाला जो है वो केवल सौरभ भारद्वाज के पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट इसी के पास हैं। तो एक तो इसका जो एलिवेशन हुआ पार्टी में, उससे भी लोग पसंद नहीं करते, और दिल्ली से कोई इसका इस तरह का कनेक्ट भी नहीं है। साउथ की पॉलिटिक्स साउथ से आती है, उधर से केरल साइड से कहां से, तो वो सारा कनेक्शन भी उतना नहीं है। और कई ऐसे विधायक हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कोई पहले कांग्रेस में था, कोई बीजेपी में था, ऐसे भी सीनियर सीनियर लोग हैं। तो सब लोग नहीं चाहते कि ये बने, लेकिन सुनीता केजरीवाल के बारे में सब में सहमति है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमसे लगभग 2 घंटे पहले की बात है, तो आज मेरे ख्याल में 50-55 के करीब एमएलए जो है सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर गए। और बताया जाता है कि जैसे शरद शर्मा ने रिपोर्टिंग की है, जो आम आदमी पार्टी की हर मिनट की रिपोर्ट डालता है, तो उसने ये बताया उसमें कि उन सब विधायकों ने कहा कि भाई हमारी लीडर आप हैं, हम किसी को और लीडर नहीं मानते, हम आपको लीडर मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे वहां जाके कह दिया। लेकिन इसमें संजय जी जो ट्विस्ट आया है वो यही आया है कि आज संजय सिंह को जो जमानत मिल गई और ईडी ने उसका कुछ विरोध भी नहीं किया इसने तो जो है आम आदमी पार्टी वालों को खुद आश्चर्य में डाल दिया है। क्योंकि पहले तो कैलाश गहलोत वाला मामला हुआ। कैलाश गहलोत को आप देखिए, सुबह 9 बजे समन मिला और 11 बजे ईडी के ऑफिस में था कैलाश हाँ, गहलोत। हाँ, उसने एक बार भी मना नहीं किया, वो सीधे पहुंच कुछ गया। नहीं, वो तो फिर 4:30 बजे अपना चाय पानी पी के बाहर आ गया, 4-4:30 बजे आराम से। और मीडिया वालों से बात बड़े कूल होके की उसने, बड़े नॉर्मल। उसने कहा कि जो पूछा मैंने बता दिया, और मैंने बता दिया कि विजय नायर जो है वो मेरे घर में तो वो रहता था, मैं उस घर में रहता ही नहीं जो मेरे नाम पे अलॉट था। और वो सीधा जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता था, और उनका जो कैंप ऑफिस है मुख्यमंत्री का, वो वहां से ऑपरेट करता था। तो उसने बिल्कुल सच सच बता दिया। और दिल्ली में तो ये बड़ी जबरदस्त र्यूमर है उस दिन से कि कैलाश गहलोत तो कहीं अप्रूवर नहीं बन जाएगा ये भयंकर चर्चा बनी रही है यहाँ पे। अभी तो खतरा लग रहा है कि संजय सिंह जो है उसको तो कई शर्त पे नहीं कह दिया उन्होंने, नो ऑब्जेक्शन की, वो भी अप्रूवर बन जाए।
ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब उसने काउंसिल उससे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने कहा कि मिलोड हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमें आगे जरूरत होगी इनकी तो हम आगे इन्हें समन कर लेंगे। संजय सिंह को विरोध ही नहीं किया इन्होंने, ईडी वालों ने। पता नहीं अचानक कैसे ये शिफ्ट हुआ है, या इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई चलो एक आदमी इनका जो है उसे छोड़ दे प्रचार प्रचार करने के लिए, मेन जो केजरीवाल है उसे तो अंदर बंद ही कर लिया। वो कहते हैं ना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वो रानी मक्खी होती है, एक रानी मक्खी को तो पकड़ दो, बाकी तो सब इधर उधर घूमते रहेंगे। बेचारे ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया है, इसलिए तो नहीं किया कि उसका प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाए। कल वो साहब, प्रोपेगेंडा कर रहा था ध्रुव राठी कि ये हाँ देखिए साहब, ये ऐसा लॉ बना दिया है, इसमें बेल मिल ही नहीं सकती। आज ही बेल मिल गई। हाँ, ध्रुव राठी तो साहब आम आदमी पार्टी वालों का पुराना चेला है, और आज से नहीं है ये, लगभग मैं तो देख रहा हूँ इसे, जब दूसरा चुनाव हुआ था इनका, 5-6 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ ध्रुव राठी को। नहीं नहीं, और इसको इन्होंने अक्सर, आम आदमी पार्टी वालों ने ही जर्मनी में सेटल कराया, और वहां पर सारी जो है वहां बैठ के करता रहता है, बनाता रहता है सब। हाँ, और और ये इसके जो पूरा इनका आतिशी जो के तो बड़े इंटरव्यू वगैरह इकोसिस्टम है, किए इसने। और जो आतिशी के पूरा जो इंटरव्यू किए इनका इसने। ये सोरोस वाला और जो डीप स्टेट वाला जो इकोसिस्टम है, हम्म, वो इनको प्रमोट करता है, तभी तो इसके व्यूज आते हैं ना, इतने ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत तो पूरा मतलब, इकोसिस्टम उसी में लगा रहता है और सबको प्रमोट करता है, उनके पास ये सारे टूल्स हैं, इस तरह से उसको करते हैं। मैंने तो ये भी आज खुलासा किया है, इसको लोग चेक कर सकते हैं कि उसकी जो चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो भी उसके पास नहीं है। तो लोग सोच रहे हैं ना कि वो करोड़ों बना रहा है, वो जो लोग उसको फंड कर रहे हैं वो करते हैं उसका मोनेटाइजेशन, क्योंकि वही उस पे जो है वो व्यूज़ देते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि साहब कि वो ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उनको पता होना चाहिए कि इसमें आधा काम तो एआई का है। नहीं, आप सही कह रहे हैं संजय जी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ध्रुव राठी जैसे लोग जब ये वीडियो बनाते हैं तो उसमें रिसर्च वर्क काफी दिखती है, तो ये हुँ। रिसर्च वर्क कुछ लोग करके रखते हैं। पिछले कुछ दिनों जब आपको ध्यान होगा, जब ये इजराइल वाला और फिलिस्तीन वाला शुरू हुआ था मामला, उस समय अजीत अंजुम और रवीश कुमार ने बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट पे डिट्टो वीडियो बनाए थे कई दिन तक लगातार, और दोनों में सेम कंटेंट यूज किया गया था। उन्हें भी फीड कहीं से मिला था, वही चीज सेम कंटेंट यूज की उन्होंने, और उन्होंने आपस में सलाह करके ठीक हुँ। एक एक मिनट का वो रखते हुए कि मैं भी 4 बजे डालूंगा, तुम भी 4 बजे डालना, इस तरीके से वीडियो डाले थे। प्लानिंग तो है। और ध्रुव राठी के वीडियोस में जो इतनी रिसर्च दिखती है, वो संभव नहीं है कि अकेला आदमी या 2-4 लोग बैठ के कर सकें। उसी माइंड सेट के 10-15 लोग जो दिन रात उसी काम में रहते हैं, वही इतना रिसर्च कर सकते हैं, और ये से कहीं ना कहीं से तो तैयार होके मिलता है मैटर। हाँ, सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही हम्म, है आपका। ये तो केवल फेस है, डायरेक्टर कहीं और बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये तो हमारे केजरीवाल जी का मामला चल रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का मामला जो है वो पंजाब में गड़बड़ होता चला जा रहा है। हाँ, पंजाब में गड़बड़ हो गया, इनका एमपी टूट गया। और वैसे इन एक एक आदमी इन्होंने बढ़िया बढ़िया तोड़ा है, धर्मवीर हुँ। गांधी, पटियाला से जो एमपी रहा है पहले, वो वो तो कैंडिडेट इन्हीं का बढ़िया एम है। इन्हीं का हाँ, तो एमपी था। इनका एमपी था, वो कांग्रेस में चला गया है। तो उसमें क्या है कि वो उस सीट पे जो है टक्कर बढ़िया होगी, मुझे लग रहा है वहां आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी बिल्कुल। और जैसा लोग सोच रहे थे संजय जी पंजाब को लेकर, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे लोग सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है नंबर 1 की पार्टी रहेगी लोकसभा में वहां की, इसमें मुझे डाउट है। लग नहीं रहा मुझे कि नंबर 1 की पार्टी लोकसभा में अभी रह तो पाएगी। आप ये देखें कि लोग जो भी छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? आप भी जानते हैं कि ये जो एमएलए, एमपी जो ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भई पब्लिक क्या सोच रही है, हाँ, और ये सब छोड़-छोड़ के बीजेपी जॉइन कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस में भी गए आप हैं कई लोग वहां पे, आम आदमी पार्टी के एमएलए वगैरह कई लोग गए हैं वहां पे। तो इन दो में जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अकालियों को कोई नहीं पूछने वाला, और सबको ये लग रहा है कि ये भी नीचे जाएगी, और फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा यहाँ अगले विधानसभा चुनाव में भी, मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा फिर। वो कांग्रेस में तो आप धर्मवीर गांधी तो पहले ही चले गए थे, वो अभी नहीं गए थे, वो तो हाँ, पहले ही चले उन्होंने गए पार्टी, थे। आम आदमी पार्टी तो बहुत समय पहले छोड़ दी थी उन्होंने, उनके बहुत वो समय बीच में ही पहले छोड़ छोड़ दी दी थी। थी। मैं तो इस समय की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से सुशील कुमार रिंकू ने पार्टी छोड़ी, हाँ हाँ हाँ, जालंधर वाले ने। उनको टिकट दे दिया था। हाँ, उनको तो टिकट डिक्लेयर था।
उनको टिकट दे दिया था। टिकट मिलने के बाद पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी से टिकट लिया। ये अद्भुत बात है, बिल्कुल सिटिंग बिल्कुल। एमपी ने। हम्म तो इसी तरह से तो मतलब आप देखिए जलंधर, लुधियाना, ये जो सीटें हैं, फिर कुछ तो नेचुरल सीटें हैं बीजेपी की, जैसे हम्म। आपके गुरदासपुर गुरदासपुर वाली है, सही बात है। गुरदासपुर और होशियारपुर, ये दो जो हम्म। हैं ये हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं। हाँ सही अनंतपुर बात। साहिब 50-50 है। 50-50 है। अनंतपुर साहिब जो है वो, अनंतपुर साहिब का तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रह चुका हूँ। हम्म बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, उसमें 4 जिले आते हैं। उसमें मोहाली जिला आता है, उसमें आपका रोपड़ जिसको रूपनगर कहते हैं वो जिला आता है, नवांशहर जिला आता है, और होशियारपुर का भी एक सेगमेंट आता है। हम्म। तो उसमें 50-50 है, और इस टाइम जो है वो पूरा लोगों का मोह भंग हो रखा है। और आप देखें कि पंजाब में कई समय से एक ये नया ट्रेंड चला है, 2014 से चला है ये, कि वो नए नए ऑप्शंस ढूंढते हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी कहीं से नहीं जीती, पंजाब में 4 सीट जीत गई। हाँ और 4 सीट जीतने के अलावा उसने कांग्रेस को 3-4 सीटों पे हरा और दिया। हाँ, और अगली बारी कांग्रेस 8 जीत गई। अगली बारी कांग्रेस 8 जीत गई। तो अब ये जो है ना इनका वो चलता रहता है, इसलिए आश्चर्य नहीं होगा मुझे कम से कम कि इस बार ये जो है वो बीजेपी को मैक्सिमम सीटें दे दें। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई इनकी, 97 जीत गए, तो ऐसे ही ये लोकसभा में भी कर लेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। और कई कई टिकट बढ़िया आ गए इनके पास, जैसे बिट्टू वाला, बीजेपी के पास बढ़िया कैंडिडेट है बिट्टू, और हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है इनके हिसाब से। तो वो सही रहा, वो केवल अकालियों की वजह से नहीं आ रहा था इनके साथ। अकालियों के अलग होते ही वो भी तैयार हो गया, फाइनल हो गया। वो इंतजार करता रहा कहीं ये डील ना कर लें, डील ना कर लें। जब अकालियों के लिए मना होगी वो तुरंत जाके मिला जाखड़ से और हो गया एंट्री। बिल्कुल। तो उससे दिखता है। तो आम आदमी पार्टी में ये भी बात चर्चा है कि भगवंत मान जो है वो अब अलग ही चलेगा। जो टिकट अभी उसने डिक्लेयर किए हैं 8 के 8, वो 8 भगवंत मान के टिकट हैं, जी, वो तो केजरीवाल का एक पहले भी से नहीं ही है है। उसमें। हाँ, वो तो सारे के सारे उसी के अपने हैं, कोई सिंगर, कोई कुछ, कोई एमएलए, कोई मंत्री उसका। और देखिए इस बार बीजेपी वालों ने सनी देओल की जगह भी कोई सेलिब्रिटी नहीं उतारा है। वो एक्स हम्म, एमएलए है वहां का, बब्बू, उसको टिकट दे दिया उन्होंने। वो तो इसका मतलब ये भी है कि पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम इस सीट को निकाल लेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। हम्म। और ये जो रैली हुई इनके समर्थन में, इससे क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? नहीं, रैली रैली से तो आम आदमी पार्टी वाले तो बड़े खुश हैं। बड़ी रैली हो गई, और देखिए मैंने तो वीडियो भी बनाया है इस पे। मैंने उस दिन जो मेरा तो एनालिसिस यही था कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रधानमंत्री का फेस जो है वो रैली से सुनीता केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि 6 की 6 गारंटी दे दी उन्होंने। और ये भी माफी मांग ली कि देखिए मैंने अपने जो साथी लोग हैं इंडिया अलायंस के, उनसे बिना पूछे मैंने ये लिख लिया। वो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने भेजी ना लिख के, ईडी की हम्म, हिरासत से। तो उन्होंने कहा कि हम्म, मैं इनसे माफी भी चाहता हूं कि इंडिया अलायंस वालों के, मैंने आपसे जो है डिस्कस नहीं किया। तो कायदे से उसने कहा कि तुम्हारी औकात भी नहीं है डिस्कस करने की, क्योंकि मैं ही फेस हूं। और वो तो केजरीवाल जेल में जा रहे हैं 3 किताबें लेकर। वो तीसरी किताब नीरजा चौधरी वाली, हाउ प्राइम मिनिस्टर पीएम डिसाइड्स वाली, जो आई है, बड़ी चर्चित किताब है। तो अब वो ये सीख रहे हैं जब तक वो जेल में रहेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे फैसले लेते थे हमारे पूर्व के, और बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे केजरीवाल। वो तो उस मूड से जा रहे हैं अंदर। लेकिन चर्चा तो ये थी कि साहब की रैली तो फ्लॉप रही, लोग तो इकट्ठे नहीं हुए। उनको हाँ, 20,000 की देखिए परमिशन थी, वो देखिए 20,000 वो हाँ भी आधा भी नहीं भर पाए उसको। हाँ, देखिए संजय जी, उसमें क्या है, रामलीला ग्राउंड जो है वो रेलवे स्टेशन के और इसके क्या नाम, कनॉट प्लेस के बीच का इलाका है। उससे उधर चले जाओ तो नई दिल्ली स्टेशन है, और इधर पार करके आ जाओ तो आप देखेंगे तो कनॉट प्लेस शुरू हो जाता है। वो तो वैसे भी बड़ा व्यस्त इलाका है। दूसरे, उधर रामलीला ग्राउंड से उधर पार करते ही जो फ्लाईओवर जा रहा है उसे पार करते हैं तो सीधा ये दरियागंज, ये सब इलाका शुरू हो जाता है। तो टोटल वहां का जो पुरानी दिल्ली का दिल्ली 6 का इलाका है
वहां के लोग पैदल घूमते फिरते भी आ जाते हैं कि साहब आज रमजान चल रही है, दोपहर में अपना घूमते फिरते वहां पे आ गए। तो वहां पे बीच बीच में टेंट लगा दिए गए थे, पूरा ग्राउंड कवर नहीं किया गया था, बीच बीच में टेंट लगा दिए गए थे और उस टेंट के अंदर ही लोग थे। तो इतनी भीड़ तो वहां हमेशा हो जाती है। कोई रेलवे स्टेशन पे उतर के आया है कि भाई क्या हो रहा है, कि यहाँ पे भाई रैली हो रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग आ रहे हैं, देखने के लिए लोग आ जाते हैं। और बाकायदा सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, किसी को 300 रुपए दिए गए थे, किसी को कुछ दिया गया था। ऐसे बहुत सारे वीडियो चले सोशल मीडिया पे कि साहब हमें पैसे मिले हैं यहाँ आने के लिए, ये भी तो है। और टोटल शो जो था वो आम आदमी पार्टी का था। और दिल्ली में अगर एक विधायक को ये भी कह दें, आम आदमी पार्टी का भी नहीं था साहब, आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट का था। हाँ दिल्ली यूनिट का, पंजाब वाले भी इसमें ज्यादा लोग नहीं थे, पंजाब वाले दिल्ली बिल्कुल नहीं यूनिट थे का इसमें। स्पेसिफिकली था, जो आम हाँ आदमी पार्टी की जो नेशनल यूनिट है उसका नहीं था। हाँ दिल्ली वालों का ही था मेन, तो इसमें सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में तो इनके इतने सारे विधायक हैं, एक एक दो दो बस लेके आ जाएंगे सबको वहां से, तो भी काम हो जाता है। दिल्ली में तो पहुंचना भी बड़ा आसान है, बस में। यहाँ बाकी कहीं उत्तर प्रदेश में या कहीं और रैली करानी हो तो बसें मंगानी पड़ती हैं गांव देहात से। अब दिल्ली में से तो कहीं से भी मेट्रो बस पकड़ के कुछ भी पहुंच जाओ, फ्री की डीटीसी की बस में बैठो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कहीं भी पहुंच जाओ, तो आसानी से पहुंच जाते हैं लोग बाग। ये तो इतना तो होना ही था। बाकी इसमें ये लोग तो आए नहीं कोई भी, ममता, स्टालिन सब चुनाव में बिजी थे, विजयन नहीं आए, वो भी सब चुनाव में बिजी थे। और विजयन ने तो बड़ी बढ़िया बात कही कल, वो वायनाड में कल उन्होंने रैली की, और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि आज जिस आम आदमी पार्टी की रैली में तुम लोग जा रहे हो, ये मत भूलो कि आप लोगों ने ही शिकायत की थी पहले केजरीवाल की। और जब फर्स्ट टाइम नाम आया था मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में, तो कांग्रेस ने कहा था कि मनीष सिसोदिया नहीं, असली कल्प्रिट ये है केजरीवाल। और आज आप उसके समर्थन में वहां रैली में बैठे हो मंच पे जाके। विजयन ने बढ़िया बयान दिया, उसने तो बड़ी धज्जियां उतारी राहुल गांधी की वायनाड में जाके, कि आप पहले तो ये गलती स्वीकार करो कि या तो आप पहले गलत थे या आज गलत हो। चलिए, अब राहुल गांधी पर आप आ ही गए हैं, तो अब राहुल गांधी जो है वो आग लगा रहे हैं पूरे भारत में, उसके बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी आग ही लगाएंगे। अब मोदी जी ने इनके अकाउंट सीज कर दिए हैं, पैसा है नहीं, अभी तक तो कोई एक रैली नहीं हुई है कांग्रेस की किसी भी क्षेत्र में। और अब आप समझ लीजिए कि यूपी में तो आज हम बात कर रहे हैं 2 तारीख में, 2 हफ्ते का समय कुल रह गया है, पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। यहाँ तो यहाँ कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। मोदी जी ने मेरठ में भी रैली कर दी, मोदी जी ने आज उत्तराखंड में रैली कर दी, मोदी जी तो लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी आगे लगाएंगे और क्या करेंगे वो। अच्छा संजय जी, ये समझ में नहीं आया, इनके पास बस क्या एक ही अकाउंट होता है, या फिर ये बहाना मिला रहे हैं कि हमारा अकाउंट बंद हो गया और इसलिए जो है हम तो भाई प्रचार ही नहीं कर पाए, तो लो मोदी जी 400 की 400 आप ही जीत लो। इनका तो मुझे लगता है यह हाल होगा, कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा आपने देखा ना, जो बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने भी, आप जरा थोड़ा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि अ, उन्होंने भी इसी तरह का नाटक किया पहले, और नाटक करके हाँ और पिछले चुनाव में कहा कि हम बायकॉट करते हैं। हम्म उनको ये आशा थी कि यदि हम बायकॉट कर देंगे तो ये जो चुनाव है, अच्छा इस बार भी बायकॉट कर दिया उन्होंने। यानी ये हाँ 2023 में हुआ था चुनाव, तो 23 में हुआ था, नहीं 24 के शुरू में हुआ था। अभी तो हुआ अभी है 2 अभी महीने हुआ पहले ही। शुरू में, हाँ। हाँ हाँ तो इसके पहले जो हुआ था चुनाव 19 हम्म में, उसको इन्होंने हम्म बायकॉट किया था। हम्म उसके पहले 2 चुनाव ये हार चुके थे, 19 हम्म वाला इन्होंने बायकॉट किया। और बायकॉट से इन्होंने ये सोचा कि पश्चिम के देश जो हैं वो बांग्लादेश को सैंक्शंस लगा देंगे या कुछ और करेंगे, और बांग्लादेश में स्थितियां खराब हो जाएंगी, और वो जो है वो बैकडोर से सत्ता में आ जाएंगे पश्चिम की सहायता से। आप यदि राहुल गांधी के जो सारे एक्शंस हैं, और जो बांग्लादेश का जो ऑपोजिशन, उसने जिस प्रकार से व्यवहार किया था उस बायकॉट से पहले और अभी का जो बायकॉट हुआ उसके पहले, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में आग लगाने का प्रयास किया था उसमें, और राहुल गांधी के जो प्रयास हैं उनमें आप पूरी तरह से समानता देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बात है, यही है, एग्जैक्टली सही बात कही आपने।
तो ये वही वही वाला तरीका सब अपना रखे हैं। और देखिए दिल्ली का जो इनका मसला है यहाँ पे, इसे दिल्ली को लेके वहाँ अमेरिका में जो है खालिस्तान से जोड़ा जाने लगा है। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो वहीं रहते हैं अमेरिका में। उन्होंने कल मुझे व्हाट्सएप पे एक ये पोस्टर भेजा। ये एक गुरुद्वारे के बाहर पोस्टर लगाया गया है और इसमें जो है, इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका वोट्स, दिल्ली बनेगा खालिस्तान, रेफरेंडम कराया जा रहा है। इसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया है। मैंने जयशंकर को और इन्हें सबको ट्वीट भी किया है टैग करके। ये उन्होंने कहा कि मेरे सामने, मैं कर वहां गया हुआ था गुरुद्वारे में, 31 तारीख की बात है ये, मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा था वहां पे। तो तो ये जो दिल्ली तो लोग हैं, वो जो इनका, मैंने एक पहले वीडियो किया था आपको, इनके खालिस्तानी इनका जो है ना खालिस्तान ही है। खालिस्तान जो है, जिन लोगों के ऊपर का स्थान खाली है वही इसमें ज्यादातर बनते हैं। इन्होंने एक मैप जारी किया हुआ पहले खालिस्तान का। हम्म। और उस खालिस्तान के मैप में इन्होंने पंजाब तो ले ही रखा है। और जो ओरिजिनल जो महाराजा रंजीत सिंह के जो पाकिस्तान में एरिया है उसको नहीं टच करते वो, क्योंकि आईएसआई का ही प्रोजेक्ट है। हाँ, तो उसमें पंजाब है साहब, सुनिए आप, उसमें पूरा पंजाब है, पूरा हरियाणा है, दिल्ली है, पूरा हिमाचल होगा। हिमाचल है, पूरा हिमाचल है, और उसके अलावा उत्तराखंड का पूरा तराई का एरिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऊपर का जो एरिया है वो है, जिसमें आपका ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह। हाँ, ये पूरा एरिया है। फिर ये पूरा इसका जो है उत्तराखंड का, आप ये रामनगर, उधम सिंह हल्द्वानी, नगर वगैरह का, खटीमा, ये जो पूरा ये आपका ये तराई वाला एरिया इलाका, है, तराई वाला इलाका। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला पूरा, और लखीमपुर खीरी जिला जो जो हमारा स्थान है। अब इनमें जो है, जैसे लखीमपुर का एग्जाम्पल ले ले, लखीमपुर जिले में सिखों की संख्या है 2.3%। और वो क्षेत्र जिसको ये अपनी बहुतायत मानते हैं, वो जो तहसील है, निघासन तहसील और पलिया तहसील, बल्कि निघासन तहसील है, उसमें इनकी संख्या है 5%। चलिए वहां तक आप निघासन तो वो है अजय मिश्रा टेनी वाली अजय मिश्रा टेनी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, अब आ जाइए, इन्होंने फिर गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, राजस्थान का ये क्षेत्र, पंजाब से इधर से जो मिलते हुए चलते हैं, हाँ, वो पूरा कैनाल वाला पूरा क्षेत्र। हाँ, अब आप जैसलमेर बाड़मेर में तो आप माइक्रोस्कोप लेके ढूंढोगे तो भी आपको सरदार नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां भी इनका क्लेम है। और तो और ये हमारे यहाँ कोटा और बूंदी, ये 2 क्षेत्र हैं, वहां पे कुछ सरदारों की छोटी मोटी संख्या है, वो भी इन्होंने खालिस्तान में ले लिया। तो ये तो खालिस्तान का मैप है। अब दूसरे मजे की बात सुनिए, ये तो ऐसा मैप है, ये तो कभी एग्जिट, ये तो बन ही नहीं सकता इस तरीके से। तो ये तो ऐसे होगा कि कोई मिठाई का बीच में से पीस काट के निकाला जाए। फिर सुनिए, अभी मैंने एक वीडियो किया था, उसमें पन्नू जो है, वो पन्नू मुसलमानों से कह रहा है कि हे तुम सब मुगलिस्तान ले लो, और उस मुगलिस्तान में जो एरियाज हैं उसमें से जो आधे एरिया वो हैं जो इसने खुद के खालिस्तान के मैप में दे रखे। अब बताइए, कह रहा है पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, ये सब मुगलिस्तान में। तो भाई तू भी क्लेम कर रहा है और उनको भी दे रहा है, तो पहले सोच तो लेकर क्या रहा था। हाँ, वो आपने सही कहा, वो ऊपर का स्थान खाली है ना इनका, तो क्या कहेंगे, यही सब बातें करेंगे ये लोग। ये हाल है इनके जो है वो खालिस्तान वालों के। तो जी, और वो बायकाट से हम याद कर रहे थे कि वो वहां के बायकाट की बात करते हम, बांग्लादेश की। आपको पता है कि यूपी में भी चुनाव का बायकाट आजम खान ने करवा दिया था, रामपुर का। हाँ उसने कहा कि मेरा कैंडिडेट नहीं आया तो मैं यहाँ वोट नहीं डलने दूंगा। जेल में से अखिलेश यादव को साफ कह दिया कि इसका बायकाट करा दूंगा मैं, क्योंकि उसने वो उन्हें कैंडिडेट वहां वो बनवा दिया, और यहाँ पे अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट चाह रहे थे, ये अपने चाह रहे थे। फिर आखिर में जो वो मौलाना है उसके नाम पे पता नहीं कैसे सहमति बन गई इनके बीच में।
यहाँ भी बड़ा खेल हुआ। अभी तो अखिलेश तो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे हैं। मेरठ का कैंडिडेट बदल दिया लास्ट मोमेंट। मेरठ का जो कैंडिडेट ये बदला है ना, अतुल प्रधान, ये सरदने का एमएलए है, इसने संगीत सोम को हराया था और ये बढ़िया चुनाव लड़ा था। अगर इसी इसी को पहले से टिकट रखा होता तो ये बढ़िया फाइट में रहता, लेकिन उन्होंने देर कर दी, बीजेपी ने अरुण गोविल को उतार दिया, तो मामला एक तरफा ही है वहां पे, बहुत लेट हो गया। पहले डिक्लेयर किया होता तो बात कुछ और हो सकती थी, तब तक तो बीजेपी ने डिक्लेयर भी नहीं किया था अपना कैंडिडेट। अब इन्होंने एक क्या है, इन्होंने तो 4-5 कैंडिडेट अपने बदल दिए, कई बदल दिए इन्होंने तो। मुरादाबाद का बदल दिया, रामपुर का बदल दिया, इवन जो इनकी जीती हुई सीटें हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीटें थी, उनमें कैंडिडेट इन्होंने बदल दिए। अब की बार तो ये मरने वाले काम कर रहे हैं। वो देखो ना, मायावती ने सहारनपुर का कैंडिडेट बदल दिया, आपका सिटिंग एमपी है उसे ही बदल दिया, वहां टिकट पता नहीं किसे दे दिया। सब जगह ऐसे टिकट बदल रहे हैं ये लोग, ये तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव का तो कंफ्यूजन देखिए कि वो यशवीर सिंह थे, वो पहले वो रिजर्व में एससी में आते हैं, उनको बिजनौर में जनरल सीट से टिकट दे दिया था। फिर किसी ने बताया होगा कि भाई इसे क्यों जनरल में दे रहे हो, उधर दे दो कहीं हाथरस में या और कहीं नगीना वगैरह में रिजर्व सीट पे, फिर उसका टिकट बदला। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके पास आदमी नहीं थे लड़ने के लिए, बहुत खराब तरीके से टिकट बांटे हैं ये, फिर दूसरों को दोष देते हैं कि साहब हम हार गए, ये हो गया, ईवीएम में ये गड़बड़ हो गई, खुद ही इनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती कहीं भी। बड़ी खराब स्थिति है इनकी, बहुत बुरा हाल है। एक जो बात चल रही है इधर देख रहा हूँ मैं कि खासतौर से सरदाना में चल रही है कि साहब की राजपूत कम्युनिटी कह रही है, ये जो सोमवंशी राजपूत है कह रहे हैं कि साहब हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, संजीव बालियान जो है हम उसको वोट नहीं देंगे। ये क्या चल रहा है? नहीं, ये हर साल चलता है, हर चुनाव में अच्छा। होता है। हाँ, ये हर चुनाव में होता है। दरअसल क्या है कि संगीत सोम वहां से विधायक था, और संगीत हाँ। सोम जो है वो 2014 में भी और 2019 में भी वो लोकसभा का टिकट मांग रहा था। संगीत सोम जो है वो सरधने का विधायक था, और सरधना कॉन्स्टिट्यूंसी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आती है। तो वो टिकट का क्लेम कर रहा था बार बार कि साहब मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए। अब एक सीट तो मेरठ की आ रही है उसमें और बाकी 4 आ रही है मुजफ्फरनगर की, तो क्लेम तो मुजफ्फरनगर वालों का बनेगा ना उस पे। और एक संगीत सोम का 2014 में जब टिकट कटा था, इसे मतलब जब 14 में नहीं हो सका, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बड़ा हाईलाइट हुआ था संगीत सोम अपने बयान को लेके, और कई ऐसे घटनाक्रम हो गए थे। वो वीडियो शेयर कर दिया था मुजफ्फरनगर दंगे वाला संगीत सोम के फेसबुक आईडी से, बाद में पता लगा कि वो फेसबुक आईडी फेक थी, इनका कहना है कि मेरी नहीं थी वो, उससे वो वीडियो हुआ था जिसकी वजह से कहा जाता है कि दंगा भड़का था। तो उस समय ये बताया जाता है कि पार्टी हाईकमान के अंदर एक बात ये चली थी कि साहब इसका जो है टिकट संगीत सोम का कर देंगे, वहां से मुजफ्फरनगर से हो गया टिकट संजीव बालियान का। तो संगीत सोम के समर्थकों ने राजनाथ सिंह के पुतले फुकवा दिए थे वहां पे कि राजनाथ सिंह ने मेरा टिकट नहीं होने दिया, और ठाकुर ने ठाकुर का टिकट नहीं होने दिया, वो नहीं चाहते कि साहब कोई दूसरा ठाकुर लीडर सामने उभरे। तो ये इस वजह से संगीत सोम का लोकसभा का टिकट तो वहां असंभव है, जब तक राजनाथ सिंह है वो होने नहीं देंगे। अच्छा। ये कहानी, हाँ। अच्छा, ये तो है भी ये, सोमवंशी राजपूत ये सारे जो हैं, ये हाँ सरदना वाले? हाँ, तो उसी वजह से जो है हर बार चुनाव में इनके नाम की चर्चा चलती है। और पिछला चुनाव अतुल प्रधान ने संगीत सोम को ही हराया था, जिनका टिकट अब समाजवादी पार्टी ने किया है। संगीत सोम फिलहाल फिक्स की स्थिति में है, उनके तो अभी कोई एमएलए बनने के भी कहीं आसार नहीं दिखाई देते, वो लोकसभा का तो क्या लड़ते वो, तो बस वो बात चलाते रहते हैं। 5-7 गांव हैं वहां पर उनके प्रभाव वाले, तो वो हर बार कर लेते हैं। लेकिन लोकसभा में तो लगभग सभी, जितनी 5 की 5 सीटें हैं उसमें बीजेपी वहां लीड करती है, संजीव बालियान को बढ़िया वोट मिलते हैं सभी जगह, लोकसभा में तो बढ़िया चलता है। करेक्ट। और साथ में मुख्तार अंसारी के मामले में भी बड़े पेचीदे वाकयात हो रहे हैं। ओवैसी ने कमेरावादियों से मिलके और गठबंधन कर लिया है। हाँ, वहां तो थर्ड फ्रंट बन गया है एक। और पिछली बार जो है वो ओवैसी की जो आपके नगर निकाय के चुनावों में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, मेरठ में तो हाँ, वो नंबर 2 पे भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या दिख रहा है आपको, क्या ओवैसी जो है वो कुछ कर पाएगा, या ये उसी तरह से करेंगे कि साहब कि जो हरा सकता है बीजेपी को हम उसी को वोट देंगे?
अब वो वाला चला तो है नहीं, पिछले 10 साल हो गए, 10 साल से वही ट्राई कर रहे हैं कौन सा नहीं, तो वो अब देखिए वो मामला वाला इंटरकल ये चल रहा पहले है। सोचते थे कि हमारा वीटो चलेगा, कि हम जिस तरफ चले जाएंगे वो जीत जाएगा। वो वाला तो अब यूपी में तो खत्म हो गया, वो तो कहानी चलती नहीं है अब इनकी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरफा इन्होंने वोट दे के देख ली समाजवादी पार्टी को, बना नहीं कुछ भी सीन। तो वो तो फार्मूला चलता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो क्या होता है ना, कि जब आदमी को कहीं किसी उसमें जाए वो, और सपोज करो कि किसी पार्टी में गया और वो वहां एक्सपेक्ट नहीं कर दिया उसे लजीज खाना मिल जाए खाने के लिए, तो फिर वो आदमी सोचता है कि यार इसकी पार्टी में तो मुझे जाना ही जाना है, खाना बढ़िया मिलता है यहाँ। तो अब उन्हें लालच आ गया है उत्तर प्रदेश का कि यार उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक हो गया, जब मैं निकाय में इतना कर सकता हूं तो लोकसभा में क्यों नहीं कर सकता। और अपनी जगह असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशें बिल्कुल सही है। उनका तो कहना है कि मुझे तो वोट ही मुसलमानों के चाहिए और किसी का चाहिए ही नहीं मुझे। उनका ये फंडा तो क्लियर है ना। वो ऐसा तो नहीं कहते कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए और मुझे राज्यसभा में भेजना है जया बच्चन को। ऐसे तो नहीं करता ना असदुद्दीन ओवैसी। अपने ही कैंडिडेट उतारता है, अपने कैंडिडेट्स का समर्थन करता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को मुझे लगता है कि संभावनाएं कुछ नजर आ रही हैं, और एक आध सीट पर जैसे कि वहां वो पल्लवी पटेल वगैरह इनके साथ मिलके हो सकता है कहीं नंबर 2 वगैरह पे पहुंच जाए। जीतने की चांसेस तो लग नहीं रहे कहीं। मेरठ में भी नहीं। नहीं, ऐसा है ना मतलब संजय मेरठ जी, में ऐसा है संजय जी, वोट मेरठ में वोट क्या है। काटने की स्थिति में है। हाँ नहीं, वोट काटने की स्थिति में तो इसलिए है ना, देखिए मेरठ को लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम बहुल है। अगर मेरठ के सिटी को छोड़ दें, उसमें से अगर कैंट भी माइनस कर दें, मेरठ कैंट को, तो मुस्लिम डोमिनेटिंग नहीं है मेरठ लोकसभा सीट। जब से हापुड़ इसमें मिलाया गया है, ये सीट लोकसभा सीट बनती है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट, इसका नाम ही यही है। जैसे आपके यहाँ पर वो कोटा बूंदी है ना, इस तरह से ऐसे यहाँ मेरठ हम्म, हापुड़ है। तो हापुड़ क्या है, हापुड़ तो टोटल पंजाबियों का और उसका है, वो तो टोटल हिंदू वोट्स हैं मैक्सिमम वहां पे। तो वो जब हम्म, इसमें मिलते हैं तो समीकरण बिगड़ जाता है। कि वो तो नगर निकाय में दूसरे नंबर पे इसलिए थे कि लगभग मेरठ सिटी की अगर बात करें कैंट को उसमें हम्म। से हटाते हुए, तो फिर वहां पे 50-50 हो जाता है हिंदू मुस्लिम वोटों का। इसलिए वहां पे ओवैसी की पार्टी नंबर 2 पे आ गई थी। तो पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल तो बहुत कम वोटों से जीते थे। हाँ, राजेंद्र अग्रवाल तो लगभग क्लोज फाइट में ही जीत रहे हैं। तीनों ही चुनाव उनके ऐसे ही रहे हैं, एक तरफा तो कोई सा रहा नहीं है, क्लोज फाइट में जीते थे वो। ये बात तो सही है। हम्म, पिछली बार तो तो इस संजय जी ऐसा था ना, सपा और बसपा में से एक का ही कैंडिडेट था ना। हम्म, अब की बार तो कैंडिडेट सब अलग अलग रहेंगे ना। वहां तो मायावती ने मुस्लिम को दिया है टिकट, तो संभावनाएं तो वहां मुस्लिम वोट बटेंगे ना। और आरएलडी फैक्टर से क्या अंतर पड़ेगा पश्चिमी यूपी में? आरएलडी फैक्टर से पश्चिम यूपी में यही होगा कि बीजेपी की जो 4-5 सीटें हैं उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। और जैसे पिछली बार ये बिजनौर हार गए थे, तो इस बार बिजनौर मिल जाएगी। और बागपत तो खैर इनकी अपनी थी ही, और इधर थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। इधर चले जाते हैं जब अलीगढ़ साइड में, अमरोहा तरफ में, अमरोहा में जो है जाट काफी हैं, लेकिन फिर दानिश अली जीत गया था पिछली बार। तो इस बार हो सकता अमरोहा है कि में जाट अमरोहा। भी है, लेकिन अमरोहा में राजपूत हाँ को टिकट देते रहे ये। हाँ, ये बात तो सही है। इस लेकिन फिर बार भी भी जो वो है आरएलडी का आने का कंवर को दिया प्रभाव होगा। रहता है। आरएलडी का प्रभाव रहता है वहां पे। एक बार राकेश ये टिकैत चुनाव ये जो लड़ने चला आपका गया जो था वहां। कंवर है अमरोहा का, हाँ, जिसको टिकट दिया है, कंवर सिंह तंवर, ये पहले ये भी राज पहले भी लड़ चुका है। ये राजपूत है क्या? शायद ये राजपूत ही हैं। तंवर तो दिल्ली में भी होते हैं, राजपूत होते हैं। जी। दिल्ली में भी बड़ी आबादी है इनकी, तंवरों की। वैसे ये बताते हम्म। हैं कि ये राजस्थान से आए हुए राजपूत हैं। पहले ये राजस्थान के थे ये लोग, फिर ये दिल्ली में आके बसे और फिर इधर आसपास के इलाकों में चले गए। तो ये तो अब साहब उत्तर प्रदेश का मामला जो है अभी इनके यहाँ से, अब ये हुआ क्या है कि वो ओवैसी तो मिलाया जाके मुख्तार से अखिलेश नहीं पहुंचे। अखिलेश कैसे पहुंचेंगे? अब तो अखिलेश ने ये प्रचार करवाना शुरू कर दिया है। ट्वीट वगैरह तो हाँ, खूब किए उन्होंने उनके समर्थन में। मुख्तार अंसारी का नाम तो किसी में लिखा नहीं, लेकिन ये लिखा कि यूपी में सरकार कैसे चल रही है, किसी को जेल में मार दिया जाता है, किसी को रोड एक्सीडेंट में मार दिया जाता है, इस तरह की बातें लिखी। डायरेक्ट तो नाम लिखा नहीं। अब तो समाजवादी पार्टी वाले एक दूसरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो बेटा था मुख्तार का, बास अंसारी, जो जेल में है, वो एमएलए, कि साहब वो
अब एनडीए में है, क्योंकि वो राजभर वाली पार्टी से बना था। तो अब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि वो तो अब एनडीए में पहुंच गया है, देखिए वो तो एनडीए में चला गया है, मुख्तार का लड़का। तो वो इस तरह की कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं कि टिकट जो है उसे अखिलेश ने दिलवाया था, अपनी पार्टी से तो मना कर दिया था, राजभर से कहा था भाई आप अपना सिंबल दे दो इसको। तो राजभर को भी लगा था कि मैं अपनी सीट निकाल लूंगा, मुस्लिम वोट मुझे मिल जाएंगे, मैं मेरा भी काम हो जाएगा और अखिलेश यादव का भी काम हो जाएगा। राजभर भी बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ना, वो अपने से आगे किसी के बारे में सोचता ही नहीं है कुछ, वो या फिर अपने बेटे के बारे में, उससे आगे सोचता ही नहीं है वो। उसने तो और उल्टा स्टेटमेंट दे दिया कि साहब कि वो तो गरीबों का मसीहा था। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल दे दिया होगा, वो कुछ भी कह सकता है। मतलब वो जो है वो सरकार में अभी अभी मंत्री बना है और अरे वो कुछ भी कह सकता है, वो नॉन सीरियस पर्सन है, उनकी उसकी बात का कोई भरोसा करता नहीं है, कुछ भी कह सकता है, ऐसे ही है हालत उसकी भी कुछ खास नहीं है। बस पता नहीं मंत्री उन्होंने क्यों बना दिया, कुछ सीटों पे वोट मिल जाते हैं इन्हें, तो राजभर वोट मिल जाते हैं 4-5 सीटें उधर की, उसी लिए ले लिया इसे। बोझ ही हैं ये लोग, लायबिलिटी है ये, एसेट नहीं है। हाँ, इस हिसाब से तो देखें कि अनुप्रिया पटेल जो है वो लगातार इनके साथ है और वो सोबर हाँ भी है और बिल्कुल। वो स्टेबल भी रहती है। वो इधर-उधर थोड़ा हाँ बहुत जो अपने लिए जो लोग चाहते हैं वो तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बाकी अधिक कुछ नहीं करते। आइए हाँ हरियाणा की बात कर लें तो थोड़ी-सी, क्या जी। लग रहा है आपको? अच्छा, वो तो मैं तो आपसे बात ये भी करना चाह रहा था कि आपका जो वो फलौदी वाला मार्केट है, सट्टा बाजार वाला, हुँ, वो हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी का क्लीन स्वीप नहीं दिखा रहा है। हुँ, उसमें 7 स्टेट में क्लीन स्वीप दिखा रहा है। वो कह रहा है कि गुजरात, हिमाचल, 7 स्टेट है, वो मैं अभी मैं एकदम से याद नहीं आ रहा, वो मध्य प्रदेश, इनमें उत्तराखंड, इनमें तो क्लीन स्वीप है। लेकिन वो कह रहा है कि राजस्थान और हरियाणा दो में हुँ। क्लीन स्वीप नहीं है। पहले तो आप बताइए कि राजस्थान में क्लीन स्वीप क्यों नहीं है, कहां अटक रही है गाड़ी? अ, देखिए ऐसा है क्लीन स्वीप तो शुरू में कभी कोई नहीं बताता। मैंने भी नहीं बताया कभी। पिछली बार जब मैंने शुरू किया था, पहला जो ओपिनियन पोल था, तो उसमें तो मैंने 20-21 ही बताए थे। हम्म। लेकिन पोलिंग के बाद मैंने उसको 25 कर दिया था। अच्छा, एग्जिट पोल में 25 कर दिया था आपने? हाँ, अच्छा। क्योंकि हम्म। जब आरंभ हुआ था तो कम से कम 3-4 सीटों पर खासी डाउट थी। उसमें दौसा की सीट थी, उसमें ये करौली धौलपुर वाली सीट थी और हम्म। उसमें आपके ये झुंझुनू की सीट भी थी। तो हम्म। ये 3-4 सीटें जो थी इन पे खासी डाउट थी। हम्म। मुझे स्वयं थी पिछली बार। हम्म। लेकिन हम्म। पोलिंग के बाद फिर ये स्पष्ट हो गया कि भई अब कोई डाउट नहीं हम्म। है। हम्म। तो ये तो होता है। शुरू में आज क्या बता रहे हैं और आगे क्या बताएँगे उसमें तो बहुत अंतर आ जाएगा। हाँ, नहीं, हरियाणा के बारे में भी रिपोर्ट ऐसी ही है। अभी लोग कह रहे हैं कि शायद वहां 1-2 सीट, 3 सीट कम हो जाए बीजेपी की। मुझे लग नहीं रहा है कौन सी कम होगी, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि हुँ, हिसार वाली सीट पे उन्होंने चौटाला को ले लिया है, रणजीत चौटाला को। हुँ, दुष्यंत चौटाला हुँ, गया तो रणजीत चौटाला को ले आए। तो हुँ। ये तो इन्होंने तो बैलेंस कर लिया अपना हिसाब किताब। एक सीट वो आम आदमी पार्टी को दे दी है इन्होंने। आम आदमी पार्टी कहीं फाइट में दिख ही नहीं रही है, उसके कोई चांसेस है नहीं। आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है ना इन्होंने? हाँ, वो नवीन जिंदल वाली। हुँ। तो उसमें मुझे लगता नहीं नवीन जिंदल जीतेगा, उसका प्रभाव है। नवीन जिंदल की तो माँ ने भी बीजेपी ज्वाइन की 2-3 दिन बाद ही, नहीं, बेटे के बाद। नवीन जिंदल के तो खुद के वोट भी तो हैं। हाँ, नवीन जिंदल का पर्सनल इन्फ्लुएंस भी है पर्सनल इन्फ्लुएंस है, और इंडस्ट्री प्लस है उनकी वहां पर, व्यापार है ये उनका। सारी आप ये तीनों सीटें देखें ना, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये तो 5-5 लाख से जीती हुई सीटें हैं। इसमें तो कोई क्या जी। करेगा? हाँ, तो मुझे लग नहीं रहा, कह रहे हैं लोग कि वहां पे एक आध सीट कम रह जाएगी। मुझे लग रहा कि अंत में 10 की 10 आ जाएंगी। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं खट्टर साहब मुश्किल में फंसे हुए हैं, खट्टर साहब मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि खट्टर साहब मुश्किल में फंसेंगे। खट्टर साहब मुश्किल में फंसेंगे तो फिर बचेगा कौन? हाँ, फिर नायब सिंह सैनी कर क्या रहा है वहां, अगर खट्टर साहब मुश्किल में आ गए? लेकिन इंटरेस्टिंग जो चुनाव इस बार होने वाले हैं, जहाँ मामले जो हैं वो पिछली बार से काफ़ी अलग होने वाले हैं। उसमें एक तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब पंजाब। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु। जी बिल्कुल।
सही कह रहे हैं आप। और थोड़ा सा जो सस्पेंस है ना संजय जी, महाराष्ट्र को लेकर भी रहेगा। महाराष्ट्र में भी क्लियर नहीं है अभी। महाराष्ट्र में भी मामला ये महाराष्ट्र जो में तो हाँ, एमवीए वालों के तो आपस के झगड़े ही नहीं सुलझ रहे, वो तो कम से कम 6 हाँ, सीटों पर उनके फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहे हैं अब। हाँ, वही वजह से वहाँ पप्पू यादव पर्चा भरने जा रहा है बिहार में, पूर्णिया में। वो मान ही नहीं रहा है हुँ। कि मैं भी भरूँगा। तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है कि इसी तरह से हो जाए। और कन्हैया कुमार लेकिन के लिए वो कन्हैया कुमार उसका किस्सा जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त है साहब। वो बेचारा जो है कांग्रेस में गया इसलिए कि भई हाँ, वो बेगूसराय की सीट ले लेंगे, चुनाव लड़वा देंगे, तब पता चला उसको नहीं संजय जी कि गलत बात। बेगूसराय की नहीं बता रहा हूँ मैं आपको संजय जी। सीट ही नहीं दी उसको। दरअसल मैं बताऊँ कांग्रेस में लोग क्यों आते हैं? कांग्रेस हुँ, में जो ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड जो बड़े नाम आते हैं, वो आते हैं कि पहले उन्हें लगता है कि यार राज्यसभा भिजवा देंगे। हुँ, ये इस उम्मीद से आते हैं। लोकसभा चुनाव में तो वहां पे गिरिराज सिंह से कन्हैया कुमार 4.5 लाख वोटों से आ रहा था। तनवीर हसन तीसरे स्थान पर रहा था, उसे 1.25 लाख वोट मिले थे। गिरिराज सिंह के वोट और बाकी जितने कैंडिडेट्स के सारे वोट मिला लें, तब भी गिरिराज सिंह अकेले जीत रहे थे वहां तो वहां तो ये कांग्रेस के टिकट पर तो इसका कोई चांस ही नहीं है बेगूसराय से। ये इस उम्मीद में आया था कि राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं से मुझे राज्यसभा में एडजस्ट कराएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अब राहुल गांधी को इसे ये थोड़े पता था कि राहुल गांधी की नहीं चलती। अब राज्यसभा की जब बारी आती है तो वहां तो डीके शिव कुमार कर्नाटक अपनी मर्जी से चलाने लगता है, अशोक गहलोत अपनी मर्जी से चलाने लगता है, वो जाने नहीं देते किसी दूसरे को। तो जाए कहाँ, कितने स्टेट बचे हैं कांग्रेस के पास जहां से राज्यसभा में भेजते से। तो वो तो मैंने वीडियो बनाया था केजरीवाल इसके बारे में, कन्हैया कुमार के। मैंने कहा भाई अब तो ये दरी बिछाने का काम करवाओ इससे अब तो कांग्रेस में दरी बिछाएगा ये और क्या करेगा। लाओ अपना वो जो डपली लेके जेएनयू वाले आ जाते हैं ना, इसके समर्थन में गए थे सोहरा भास्कर, जावेद अख्तर। लाओ बुला के अब ले जाओ, कहां पे ले जाने हैं, राहुल गांधी को वायनाड जिताने के लिए ले जाओ। पता लग जाएगा कन्हैया कुमार को भी कितना दम है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।